अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। मुल्क में नए सूबों के हवाले से जारी बहस शिद्दत इख्तियार कर गई है और अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि ताकतवर हलकों ने मुल्क के अंदर हर हाल में नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने का फैसला कर लिया है। 15 अगस्त को प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल ने कहा कि मुल्क की पावर डायनामिक्स के अहम तरीन सतून ये वाज़ेह कर रहे हैं कि मुल्क में नए सूबों का क़याम नागुज़ीर हो चुका है। यह ऐसा काम है जो उनके मुताबिक होकर रहना है। शहजाद इकबाल की खबर के मुताबिक ये भी कहा गया कि इसमें किसी को कोई जल्दी नहीं है और इसका कोई टाइम फ्रेम भी नहीं है। सब कुछ आइन और विल ऑफ द पीपल के मुताबिक होगा। मगर इस हवाले से उसी प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि जो वुज़रा अवामी सतह पर नए सूबों का मामला उठा रहे हैं, उन्होंने काबीना में कभी बात नहीं की और ना ही मुक़्तदरा ने अभी तक हुकूमत से बात की है। कलीम खान साहब ने कोई सूबों से मुतल्लक मंसूबा पेश किया है? सिर्फ पॉडकास्ट करने से, एक टॉक शो में डिस्कस करने से, एक मिनिस्टर साहब के बयान देने से सूबे नहीं बन जाएंगे। कैबिनेट में भी आज तक उनमें से किसी ने ये मामला नहीं उठाया। तो वज़ीर आज़म खुद पूछ सकते हैं ना काबीना में कि क्या मामला है। अगर उनको कोई मामला है तो वो इधर उधर जो भागे फिरते हैं तो वो कैबिनेट में बात करें। क्या मुक़्तदरा की ये सोच है कि मजीद सूबे बना के गवर्नेंस बेहतर करें? भाई मुक़्तदरा की सोच होगी तो मुक़्तदरा जो है वो पहले जो है वो टीवी टॉक शोज के ऊपर जाके बात करेगी या पहले हुकूमत से बात करेगी? आपसे कोई बात नहीं। हुकूमत से कोई भी कम्युनिकेशन हो जी तो वो मामला जो है वो या पार्लियामेंट में आ जाएगा या कैबिनेट में आ जाएगा। तो ऐसी तो कोई बात नहीं, कोई डिस्कशन नहीं भी इसमें, कोई नहीं, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड। मगर इसका जवाब देते हुए वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में ही कह दिया कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम का भी हमें उसी दिन पता चला था जिस दिन वोट देना था। राना सनाउल्लाह को पता भी नहीं चलेगा और अगली तरमीम आ जाएगी। फील्ड मार्शल साहब उस वक्त के आर्मी चीफ यहाँ कराची आए 3 साल पहले। उन्होंने यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी से खिताब किया और पाकिस्तान में फ्यूचर में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात की, कहा कि ये सूबे बहुत बड़े बड़े हैं। ये राना साहब से पूछा भी जब मैंने कहा ये डिस्कशन तो हो रही है, सब बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा अगर ये बात कर रहे हैं तो काबीना में कुछ लेकर आए ना, इस डिस्कशन को करें। 26वीं आईनी तरमीम आई थी और जब 27वीं आईनी तरमीम आई थी तो राना साहब से पूछे कि वो काबीना में डिस्कशन करके आई थी। हमें तो उस दिन पता चला था काबीना में जिस दिन हमें उसको उसके लिए वोट देना था। अगली भी तरमीम पे इसी तरह से राना साहब को भी पता नहीं चलेगा जो है वो आ जाएगी। मैं थोड़ी करवा रहा हूँ, पीपल्स पार्टी उसको इनकार करे ना कि जिसकी जो मुल्क चलाने के रियासती इदारे हैं या मुल्क में और जो पावरफुल जो है वो इदारे हैं, हम तो की जाने वाली बात की तायीद कर रहे हैं। हमने तो नहीं शुरुआत की है। जहाँ से ये शुरुआत है या जहाँ से ये गुफ्तगू है, जाके ज़रा वहाँ पे जो नाराज़ होने वाले लोग हैं उनसे आर्गूमेंट करें। मैं ये तहरीक नहीं चला रहा भाई, तहरीक तो कहीं और से चलेगी। जो ये करवाने वाले हैं वो करवा लेंगे। 32 डिवीजन है आपके, आप 32 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना दें। यानी मुस्तफ़ा कमाल वाज़ेह कर रहे हैं कि नए सूबे कौन बनवाना चाहता है, इंतज़ामी यूनिट्स कौन बनवाना चाहता है और वो काम कैसे हो जाएगा, कौन करवाना चाह रहा है, और राना सनाउल्लाह को पता भी नहीं चलेगा और अगली तरमीम का मामला आ जाएगा। जबकि इस हवाले से आज सिंध के सूबाई वज़ीर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा कि ISPR का काम नहीं है कि वो ये तय करे कि सूबे बनने हैं या नहीं बनने। जो इशू अवामी हो उस पर सियासी जमातें मजबूर होती हैं कि वो कहें जो अवाम चाहती है। जमात इस्लामी से पूछें, JUI से पूछें, ANP से पूछें, PTI से पूछें, PMLN से पूछें, जो सिंध की इनकी जमात है, कि क्या वो सिंध में मजीद किसी तकसीम की हिमायत करेंगे? नहीं करेंगे। 3-4 आदमी जो मैंने कल भी कहा कि कौंसलर नहीं बन सकते, यार उनकी हैसियत क्या है? MQM की आज हैसियत क्या रह गई है? एक यूसी नहीं जीत सकते ये। इनको अंदाजा नहीं है कि इनकी बातों से सूबा सिंध में क्या क्या कुछ हो सकता है। ये चाहते हैं कि यहाँ फसादात हों या लड़ाइयाँ हों। सूबा वाहिद है जहाँ पे सियासी इस्तेहकाम मौजूद है। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, मैं सियासी कारकुन जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, सिंध के अंदर कोई सूबा नहीं बन सकता। वज़ीर दाखिला की हैसियत क्या है सिंध में? उसकी सियासी हैसियत सिंध में क्या है? कुछ भी नहीं है। तो ISPR से तो सवाल हुआ। ISPR का ये काम नहीं है कि वो तय करे कि सूबे बनने के नहीं बनने। एक तरफ जहां मुल्क में नए सूबों के हवाले से नून लीग वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाने से गुरेज कर रही है और पीपल्स पार्टी सिंध की हद तक सख्त मज़ाहमत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हुकूमत और PTI में राब्ते हो रहे हैं। आज राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी और वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अपोजिशन चैम्बर में अपोजिशन लीडर महमूद खान चकज़ई से मुलाकात की, जिसमें अपोजिशन लीडर सेनेट अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी शरीक हुए। जबकि सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल ने इमरान खान की सेहत और मुलाकातों से मुताल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है, जिसमें कहा गया है कि इमरान खान ने पैल्पिटेशन, एंग्जाइटी और सर के भारी होने की शिकायत की है, जिस पर डॉक्टर्स का कहना है कि इमरान खान की उनकी अहलिया और फैमिली मेम्बर से ज़्यादा मुलाकातें करवाई जाएं, जिससे उनका ब्लड प्रेशर
और एंग्जाइटी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। इमरान खान को जेल की मौजूदा कंडीशंस में नरमी करते हुए 1 घंटे वॉक करने की ज़रूरत है, जबकि उन्हें किताबें, मैगजीन्स, अखबारात और टीवी तक रसाई दी जानी चाहिए। यानी खुद डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इमरान खान की एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए, उनका ब्लड प्रेशर बेहतर करने के लिए फैमिली की ज़्यादा मुलाकातें इमरान खान से करवाई जाएँ। 8 माह से उनकी मुलाकातें नहीं होने दी गई हैं। इसके बाद तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही है कि इमरान खान से उनकी फैमिली और ज़ाती मौलिजीन की मुलाकात कराई जाए, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट उनकी ख़राब सेहत की निशानदेही कर रही है। आज इस हवाले से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने मुतालबा किया है कि कल मुलाकात का दिन है, इमरान खान से अहले खाना और डॉक्टर्स की मुलाकात करवाई जाए। जब से इमरान खान साहब की आंख का इशू आया है तब से लेकर आज तक हम एक ही डिमांड कर रहे हैं, उनकी फैमिली की मुलाकात हो, उनकी डॉक्टर्स की मुलाकात हो और उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनके जाती डॉक्टर्स की निगरानी में इमरान खान साहब का इलाज बेहतरीन हॉस्पिटल में हो। इसमें क्या गैर आईनी है, इसमें क्या गैर कानूनी है? अभी अगर फर्ज करें इमरान खान साहब की ये हालत है तो इसका जिम्मेदार कौन है? जो मौजूदा हुकूमत में है, जो अदलिया इंसाफ नहीं कर रही। हम कोई रिलीफ नहीं मांग रहे, हम इंसाफ मांग रहे हैं। कल ये मुलाकात होनी चाहिए क्योंकि हमें इंतहाई तशवीश है। ये जो सरकारी रिपोर्ट जमा हुई है, हमें हकीकत का पता नहीं है कि अंदर इमरान खान साहब के साथ इन्होंने क्या किया है, और कौम को एतमाद में सिर्फ और सिर्फ उनकी फैमिली ही ले सकती है। जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुई है जिसमें इस बात का तस्दीक हुई है कि खान साहब का ब्लड प्रेशर हाई है, ये वो कंसर्न है दवाइयों का जो पहले भी हम कह रहे थे खान साहब को फिलफोर हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। हम पहले 25 मरतबा हाई कोर्ट जा चुके हैं, 15 मरतबा हम सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। बराए मेहरबानी ये खान साहब का बुनियादी हक है, ये बुनियादी हक इम्प्लीमेंट करते हुए कल फिलफोर उनकी फैमिली मेंबर को एक्सेस दे, कल उनकी डॉक्टरों को भी एक्सेस दे, कल उनके वकीलों को भी एक्सेस दे। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल इमरान खान की सेहत और मुलाकातों से मुताल्लिक केस की समाअत करेगा। बात करेंगे वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज वफ्द की सूरत में, जिन्होंने लीडर ऑफ दी अपोजिशन कौमी असम्बली और सेनेट से मुलाकात भी की। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब आज आपकी एक अहम मुलाकात भी हुई है। नाव पहले भी अचकज़ई साहब भी ख़त लिख चुके हैं मुलाकात के हवाले से इमरान खान की। अब 27 सितंबर को PTI कह रही है कि वो प्रोटेस्ट करेंगे, और जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई है जो खुद सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने जमा कराई है, उसमें डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इमरान खान को जो ब्लड प्रेशर का मसला है, एंग्जाइटी का मसला है, पैल्पिटेशन का मसला है, सर भारी होने का मसला है, उससे निजात के लिए उनकी फैमिली से मुलाकातें कराई जाएँ, उनको किताबें दी जाएँ, मैगजीन्स अखबारात दिए जाएँ। तो ये काम अब हुकूमत करेगी, जबकि खुद डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं 8 महीने से नहीं मुलाकात होने दी आपने। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको जो आप आज लीडर ऑफ अपोजिशन से जो अब हमारी मुलाकात हुई है उसके हवाले से मैं आपको तफसीलात बताता हूँ। बुनियादी तौर पे आज सेनेट में भी ये बात हुई है कि जो भी मामलात अपोजिशन की तरफ से उठाए जाते हैं मुख्तलिफ फोरम्स के, उसमें बेहतरीन तरीका ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आपको ऑफ़र की हुई है मुज़ाकरात की, वो ऑफ़र वैलिड है और बैठ के बातचीत के ज़रिए इस मामले को सुलझाना चाहिए। जो भी आपकी शिकायत हैं, जो भी बात आप करना चाहते हैं गवर्नमेंट से, 1 to 1 बात होनी चाहिए। उस पर आज जो लीडर ऑफ अपोजिशन है सेनेट में, उन्होंने ये दावत दी कि आप अपोजिशन लीडर के ऑफिस आएँ, और वहाँ पे हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंसल्टेटिव मीटिंग के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब को अचकज़ई साहब ने ख़त भी लिखा हुआ है। तो लिहाजा राना सनाउल्लाह साहब और मैं गए, उनसे मुलाकात हुई, बड़ी तफसील से तमाम उमूर पे गुफ्तगू हुई, और मैं समझता हूँ कि ये बात आगे बढ़ सकती है। अब एक ख़त जो है जवाबन इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से अगले 2 दिन में लीडर ऑफ अपोजिशन को लिखा जाएगा, और उसके बाद कोई मुश्तरका ऐसी जगह जो कि सबके लिए काबिल कबूल हो, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन रूम नंबर 5 नेशनल असम्बली में, उस पे लीडर ऑफ अपोजिशन साहब की तरफ से इंसिस्ट किया गया कि वहाँ पे बैठ के बात हो, तो उस पर बात हो सकती है। हमारे लिए वो कोई ऐसी जगह नहीं है कि बात तो करें, मगर कल के दिन अब आप देखें ना, जब फैमिली ये रिपोर्ट देखेगी कि खुद जो हुकूमत डॉक्टर्स भेज रही है और वो डॉक्टर्स ये रिपोर्ट दे रहे हैं, वो रिपोर्ट खुद सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल जमा करा रहा है अदालत में, और वो ये कहती है रिपोर्ट कि उनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला, पैल्पिटेशन का मसला, आप खुद डॉक्टर हैं, उनको एंग्जाइटी का मसला है, सर भारी होने का मसला है, और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनको रिलैक्स होने के लिए उनकी फैमिली से मुलाकातें कराई जाए। ये कल कर देना काम, फैमिली से मिलवा दें, 8 महीने से नहीं मिलने दिया गया। देखिए शाहजाद साहब, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि फैमिली से इमरान खान साहब की रेगुलर मुलाकात होती है, जो उनकी अहलिया हैं बुशरा बीबी। दूसरी बात यह है कि सियासी मुलाकातें और उनका इलाज, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं।
इलाज की हद तक मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि गवर्नमेंट, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है, चाहे हमारी अदालतें हैं जिनकी जुडिशियल कस्टडी में इमरान खान साहब हैं, हम इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी लेते हैं कि उनकी सेहत के हवाले से किसी किस्म की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, ना इससे पहले बरती गई है। डॉक्टर साहब, अगर आप कोताही ना भी बरसें, आप अगेन आप खुद डॉक्टर हैं, 73 बरस के हो गए वो, एक 73 बरस का आदमी अगर अपनी फैमिली से नहीं मिल पा रहा है, अहलिया तो उनकी खुद कैद में है, आप ये कह रहे हैं कि उनकी मुलाकात कराई जाती है, बट डॉक्टर्स कह रहे हैं और फ्रीक्वेंट होना चाहिए और उनकी फैमिली को बाहर से भी मुलाकात करने देनी चाहिए। एक आदमी जिसने इतनी पब्लिक लाइफ गुजारी है, एक आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाए अगर उसको 8 महीने इस तरीके से बाहर से मुकम्मल राब्ता उसका मुनक़ता कर दिया जाए। वो पब्लिक लाइफ गुजारी है, उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, ऐसे आदमी को आपने रखा हुआ है, आप खुद सियासतदान हैं, आप बताइए, डॉक्टर भी हैं। देखिए, मैं जो दो बातें आपसे कर रहा था ना कि ये मुख्तलिफ बातें हैं। सेहत के हवाले से मैं ये अर्ज कर रहा था कि कोई कंप्रोमाइज न किया गया है, न किया जाएगा। जब भी उन्हें जरूरत पड़ी या आइंदा पड़ेगी, किसी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर की तरफ से इंतजार नहीं किया जाएगा कि वो अपील करे और वो गवर्नमेंट को खत लिखे और उसके बाद उन्हें इलाज मुआवजे की सहूलत मुयसर हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उन्हें इंशाल्लाह आगे भी बेहतरीन, बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, पहले भी की गई है। ये तो है इलाज की हद तक। दूसरी बात यह है कि जो उनकी पॉलिटिकल मुलाकातों की बात है, जो रास्ता उन्होंने अदालतों के जरिए इख्तियार किया है वो उसे जारी रखें। प्राइम मिनिस्टर साहब से अगर मीटिंग ये तय पा जाती है और वो हो पाती है, तो उसके बाद उसमें गवर्नमेंट से क्या वो फैसिलिटेशन चाहते हैं और किस तरह की मुलाकात वो चाहते हैं, वो इंशाल्लाह ताला फिर हम उस मुलाकात के बाद उनसे बैठ के बात करेंगे। बाकी गवर्नमेंट इससे पहले इमरान खान साहब से मुलाकातें करवाती रही है, लेकिन जो रवैया उन मुलाकातों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रवा रखा गया है वो सबके सामने। मुझे इतना पता है, आज आपकी मुलाकात के बाद इस बात की उम्मीद है, जो आज आपकी मुलाकात हुई है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से, सेनेट और कौमी असेंबली के इस बात का इम्कान है कि एक ऐसा रास्ता निकल आए जिसमें इमरान खान साहब से मुलाकातें हो जाएं, 27 सितंबर को एहतजाज ना हो रहा हो और मामला संभल जाएं, इस बात का इम्कान है? देखिए, इमरान खान साहब की एक जुमला कहूंगा कि सेहत के हवाले से बिल्कुल हमें खुद भी उसकी परेशानी है और हम उनकी सेहत के लिए न सिर्फ कोशां हैं बल्कि दुआगो भी हैं। इमरान खान साहब कोई हमारी उनसे कोई ज़ाती मुखासमत या दुश्मनी नहीं है, सियासी है, सियासी जो है अपनी अपनी पार्टियां हैं, तो लिहाजा ज़ातियात की हद तक उन्हें तंग करना या उन्हें कोई अजियत पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना, ये ना हमारी लीडरशिप की कोई सरिश्त में है, सोच में है, तो डॉक्टर साहब तरबियत में है, बिल्कुल भी किसकी नहीं। सोच में है डॉक्टर साहब? क्योंकि एक आम कैदी को तो 8 महीने से उसकी फैमिली से मुलाकात से नहीं महरूम किया गया है। एक जो दीगर अडयाला जेल में कैदी हैं, उनकी फैमिली के लोग उनसे मिल रहे हैं, मुलाकात के दिन मिल रहे हैं, इमरान खान साहब से नहीं मिल रहे हैं, तो ये सिर्फ सियासी मुखालफत हुई, आपकी सियासी दुश्मनी हुई? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को बहुत अच्छे तरीके से ये पता है कि उन्हें हमने कितना ज्यादा फैसिलिटेट किया इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से, और जितनी चाहिए उन्होंने मुलाकातें हुई, जितनी देर तक चाहिए हुई, लीगल टीम की हुई। लेकिन जब उन्होंने जेल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की और वहां से वो बयानात आने शुरू हुए कि जो कि नाकाबिले कबूल थे, तो उसके बाद उनकी मुलाकातों में तातुल पैदा हुआ। उनकी लीगल टीम उसके बावजूद उनसे मिलती रही, डॉक्टर्स बिल्कुल उनसे मिलते रहे, फैमिली अभी भी उनसे मिलती है, ज्यादा फ्रीक्वेंट मिलना चाहते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। बाकी जो सियासी मुलाकातें हैं उनके लिए में अहलिया मिलती हैं, बहनें नहीं मिलती हैं, फैमिली में अहलिया मिल रही हैं जो कि खुद कैद में हैं, फैमिली अदरवाइज तो बहनें 38 दफा आई, 38 दफा नहीं मिलने दिया गया अलीमा खान साहिबा को। मैंने फैमिली से मुराद मेरी उनकी अहलिया मोहतरमा है, उनसे उनकी रेगुलर मुलाकातें होती हैं, और अगर आपने कहा कि जैसे अगर उनकी ख्वाहिश होगी कि ज्यादा फ्रीक्वेंट हो तो हमें उसमें भी कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो बात मैंने आपसे की है कि जो आज मुलाकात हुई है लीडर ऑफ अपोजिशन से, राना सनाउल्लाह साहब की और मेरी, दोनों लीडर ऑफ अपोजिशन मौजूद थे। मैं समझता हूं कि इससे बर्फ पिघलेगी, इससे रास्ता आगे चलेगा, और प्राइम मिनिस्टर साहब जब बैठेंगे तो बहुत सारी उनकी शिकायत जो कि इस वक्त वो कर रहे हैं, इसका अजाला मुमकिन हो सकेगा। और साहब, और ये बताइएगा कि जो नए सूबों का मामला है, अब नून लीग की जो पोजीशन है वो क्लियर नहीं है, पीपल्स पार्टी की बहुत क्लियर है कि नहीं बनने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और जो मुक्तदरा है उसकी सोच भी वाज़ेह हो रही है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में कहा कि भाई मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो जिन्होंने जो कह रहे हैं वो अपना पैगाम दे रहे हैं, और उन्होंने बनवाना है वो बनवा लेंगे, वुज़रा को तो पता भी नहीं चलेगा, वो कह रहे हैं। और जिस तरह पिछली तरमीम हुई थी इस तरह हो जाएगी, और ये तरमीम हो जाएगी। आप लोग क्यों पोजीशन इसमें वाजे कर रहे हैं? क्या बहुत प्रेशर है पोजीशन वाजे ना करने के लिए? देखिए, हम इसमें अपनी पोजीशन बिल्कुल वाजे करेंगे, और हमारी पोजीशन आज भी वाजे है, और वो ये है
कि सियासी जमातों के दरमियान एक पॉलिटिकल डिबेट के जरिए ही सूबे बन सकते हैं और बनने चाहिए। बाकी अभी जब कार्ड्स टेबल के ऊपर आएंगे, जब इन पे बहस शुरू होगी, तो उसके बाद हम आपको अपनी क्लियर कट एक पोजीशन बताएंगे। अभी ये बहस सोशल मीडिया पे जारी है, टॉक शोज में जारी है। गवर्नमेंट के पास इस वक्त किसी तरह की कोई सॉलिड चीज हमारी टेबल पे नहीं है, ना हमारी फाइल्स में है, ना हमारी एक वफाकी वजीर है, अब इससे ज्यादा और वो क्या वाजे करे कि वो ये वाजे तौर पर कह रहे हैं कि भाई जिन्होंने बनवाने वो बनवाएंगे। राना सनाउल्लाह को तो काबीना में पता भी नहीं चलेगा और तरमीम होनी है, हो जाएगी, ये तो जिनका काम है वो कर लेंगे। तो वो तो वाजे करे ना, मुक्तदरा चाहती है ये काम, तो मुक्तदरा मुस्तफ़ा कमाल को बता रही है वज़ीर आज़म, और आप लोगों को नहीं बता रही। देखिए बात ये है कि ये मैं सुन नहीं सका कि ये बयान किनका है, लेकिन इसकी वजाहत वो खुद करें। मुस्तफ़ा कमाल साहब, वज़ीर सेहत, वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल काबीना में देखे ना, वो अपनी जमात से हैं, उनकी बयानात को तो मैं उसमें कोई कमेंट करना नहीं चाहूंगा, मेरे भाई हैं वो, लेकिन उनकी अपनी सियासत है, उनकी अपनी पार्टी है। लेकिन जहां तक सूबों का ताल्लुक है, उसका एक बनाने का आईनी तरीका है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट से रिलेटेड है, सियासी जमातें पार्लियामेंट से रिलेटेड है। तो अल्टीमेटली ये डिबेट यहीं पे आनी है और जो भी फैसला होना है वो सियासी जमातों के साथ मिल बैठ के। आगे हमने 26वीं तरमीम नहीं पास की, 27वीं नहीं पास की, तो 28वीं तरमीम में अगर ये चीज आएगी तो उसके लिए भी तरीकाकार उसी तरह का जो है उसका इंतखाब किया जाएगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से और एक पार्लिमानी तरीके से एक डिबेट के जरिए हम किसी कंसेंसस पे पहुंच जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरिफ फजल चौधरी साहब की गुफ्तगू में ये खबर दी थी सहाफ़ी शहजाद इकबाल ने, हमारे साथ मौजूद है। शहजाद, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। शहजाद, आप ही ने खबर दी कि एक अहम मुलाकात जिसमें बताया गया और बहुत ही बाअसर शख्सियत ने बताया कि ये काम तो होना है, मज़ीद इंतज़ामी यूनिट्स बनने हैं। आप ही के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ये कहते नजर आए कि जी ये काम काबीना के ज़रिए होगा, और मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि राना साहब को पता भी नहीं चलेगा और हो जाएगा। और मेरा ख्याल है बिल्कुल भी नहीं छुपाया, वाज़े रखा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कि कौन चाहता है। उन्होंने कहा जिन्होंने करना है वो काम कर लेंगे। नाउ पीपल्स पार्टी तो वाज़े कर रही है, आज भी सईद गनी साहब ने कहा कि नए सूबे नहीं बनने, सिंध में ऐसी कोई आवाज़ नहीं है। ये मामला हो पाएगा, क्योंकि अगर फौरी तौर पर करना है तो इस वक्त तो सियासी जमातों का मूड नहीं लगता। और क्या ये आगे बढ़ेगी बात? बहुत शुक्रिया शादिब। देखें, जो मुल्क में की डिसीजन मेकर्स हैं, जो बड़े बड़े फैसले करते हैं, वो दो बातों पे कन्विंस्ड हैं। एक ये कि जो गवर्नेंस के मसाइल हैं उनका हल नए सूबे बनाकर ही हो सकता है, और दूसरा वो इस बात पे कन्विंस्ड है कि जो नए सूबे हैं वो बन जाएंगे। अच्छा, इसका रीजन क्या है, इसके पीछे रैशनल क्या है? देखें, एक बात तो ये है कि जो सूबे एग्जिस्ट करते हैं, चाहे पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, वो बहुत बड़े सूबे हैं, कहीं आबादी ज्यादा है, कहीं रकबा बहुत ज्यादा है, और इतने बड़े सूबे मैनेजेबल नहीं हो सकते। दूसरा ये कहा जाता है कि 18वीं तरमीम को अब 16 साल हो चुके हैं, लेकिन लोकल बॉडी का निजाम किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी सूबे ने मजबूत बनाया नहीं है ताकि पावर्स को डिवॉल्व कर सके, लोगों तक इख्तियारात पहुंचा सकें। इसीलिए वो कहते हैं कि एक कॉन्सेप्ट जो तमाम सियासी जमातें और अवाम में मकबूल भी है और एक्सेप्टेंस भी है उसकी, वो ये है कि वफाक से जो वसाइल हैं और जो इख्तियारात हैं वो सूबे को ट्रांसफर कर लिए जाएं। इस पे सबका इत्तेफाक है। तो क्यों ना गवर्नेंस बेहतर करने के लिए फिर सूबे ही बढ़ा दिए जाएं, क्योंकि लोकल बॉडी जो अब तक नहीं बनी है वो आइंदा भी नहीं बनेगी। तो ये दो लॉजिक दी जाती है। दूसरा ये कहा जाता है कि जो भी मामला होगा वो आइन और कानून के मुताबिक होगा, पॉलिटिकल कंसेंसस से होगा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फिलहाल कोई बड़ी सियासी जमात वो ये सूबे बनाने की ओनरशिप नहीं ले रही है। आपको MQM नजर आएगी, आपको अलीम खान साहब नजर आएंगे, आपको दीगर सीधा लोग नजर आएंगे, लेकिन PMLN, PTI, पीपल्स पार्टी, ये इस पर अभी तक इसकी ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। और यही फर्क है 26वीं और 27वीं तरमीम में। 26वीं तरमीम में सबका इत्तेफाक था इस बात पे, यानी कि पीपल्स पार्टी, नून लीग का और हमारी मुक्तदरा का भी, कि जुडिशियल एक्टिविज्म खत्म होना है। 26वीं तरमीम आ गई। 27वीं तरमीम के बाद उस पर भी कंसेंसस था कि आर्म फोर्सेस ने एक जंग जीती है और अब एक वक्त ऐसा आ गया है कि हमें मजीद कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो आपने देखा कि आर्म फोर्सेस का जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो गया, लेकिन इस वक्त वो कंसेंसस नहीं नजर आता है। इनफैक्ट एक PMLN के बहुत सीनियर रहनुमा, उन्होंने मुझे ये बताया कि लेट्स सपोज अगर ये सूबे की बहस आगे बढ़ती है और पंजाब में साउथ पंजाब बन जाता है, जो हमारी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन अगर बन जाता है ठीक है, कोई हमें इशू भी नहीं है, हजारा सूबा भी बन जाए, बलूचिस्तान में भी कुछ सूबे बन जाए, तो भी क्या मुल्क का जो मुस्तकबिल है, जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो बेहतर होगा? उनके मुताबिक नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो सबसे की जो है एलिमेंट वो ये है कि कराची को एक अलग जो है वो टेरिटरी बनाना है, एक सूबा बनाना है, और उसमें वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं मानेगी। इनफैक्ट आप सोचें कि नून लीग के रहनुमा ये बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने जिस दिन कॉम्प्रोमाइज कर लिया इस सूबे वाली बात पे, तो वो पूरे सियासी नक्शे से हट जाएंगे, और अगर पीपल्स पार्टी इस पे डट गई तो वो 30 साल के लिए अमर हो जाएंगे, यानी
कि आप भूल जाएं कि सिंध में उनको कोई हटा सकता है। तो पीपल्स पार्टी के लिए ये तो एक सुसाइडल होगा और डेथ होगी, ये मुझे पीएमएलएन के लोग बता रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे जो कॉम्प्रेस जमाते हैं उनका एक बड़ा वहां पे स्टेक है और वो रेजिस्ट करते हैं। वो पहले भी आपने देखा था नेहरू वाला मामला, जो कि एक ऐसा मामला है जो इस सेटअप में हमने देखा है कि अचीव नहीं हो सका। बाकी जो उन्होंने चाहा अचीव कर लिया, चाहे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, इलेक्शन 2024 हो, रिजर्व सीट मामला हो, 26वीं 27वीं तरमीम, वो सारी चीजें हो गई। एक मामला नहीं हो सका क्योंकि उसमें कॉम्प्रेस जमाते और पीपल्स पार्टी इकट्ठा हो गए और उन्होंने रेजिस्ट किया, और वो था नेहरू वाला मामला। तो ये एग्जांपल दी जाती है कि जब वो नहीं हो सका तो ये मामला जो है कैसे हो सकेगा। दूसरा ये एक तो कंसर्न है फिर पीएमएलएन ये तो फिर बड़ी क्या जब नून लीग के जो राय हैं आपके, वो फिर इस बात का डर रखते हैं कि कहीं इस एक मामले की वजह से, आमतौर पर कहते हैं ना जब निजाम सही चल रहा हो फिर कोई चिंगारी आती है और वो सब कुछ जला के रख देती है, इस एक वजह से मामला इतने खराब हो सकते हैं। तो पीटीआई सड़कों पर, पीपल्स पार्टी अगर पोजीशन ले ले अपनी सियासत बचाने के लिए कि मामला बहुत ही खराब हो जाए निजाम के लिए। इस पर एक नून लीग के बड़े सीनियर रहनुमा ने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उनका कहना था कि देखिए इस वक्त तो हमारा आशियाना बड़ा सेटअप हुआ है ना, मतलब हमें इस हुकूमत में कोई चैलेंज नहीं है, ना अदालत से चैलेंज है, ना हमें ऑपोजिशन का चैलेंज है, ना पार्लियामान में कोई चैलेंज है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी हम लेकर आ गए हैं, ठीक है, मामला आगे बढ़े, हमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से या बैरूनी इस्टेब्लिशमेंट से कोई चैलेंज नहीं है। तो कहीं ऐसा कोई इकदाम ना उठा लिया जाए या उसका फैसला ना कर लिया जाए जिससे ये पूरा सेटअप जो है वो डिसरप्ट हो जाए। तो ये खदशात जरूर है कि जो मामला चल रहे हैं फिलहाल चलने दें। इसीलिए नून लीग में कुछ लोगों की राय है कि 2029 तक तो इस बारे में सोचा भी ना जाए, उसके बाद इस पर जो है बात की जाएगी। तो ये इस वक्त जो है सिचुएशन है। बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल, इस हवाले से तफसीलात दे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मीर रज़ा अली केस में हमें कुछ अहम मालूमात मौसूल हुई हैं। इस केस में 19 दिन बाद भी पुलिस की तफ्तीश में कोई सिरा हाथ नहीं आया है और फिलहाल नई तहकीकाती टीम भी किसी ठोस सबूत तक नहीं पहुंच पाई है और पूरा केस अब भी मफरूज़ों पर कायम है। मगर हमें ज़राए से कुछ अहम मालूमात मौसूल हुई हैं और मीर रज़ा अली के मोबाइल के IPDR डेटा से ये मालूमात मिली हैं, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल्ड रिकॉर्ड से। नाजरीन, एक बात हमें ज़राए से ये पता चली है कि मीर रज़ा अली के सोशल मीडिया अकाउंट्स तो डीएक्टिवेट हो चुके थे, मगर मीर रज़ा अली अपने आईफोन पर iMessage के ज़रिए किसी से राब्ते में थे, यानी आखिरी वक्त तक उनका राब्ता दुनिया से मुनक़ता नहीं हुआ था। यानी वो जिससे बात कर रहे थे उसके पास भी आईफोन था, जिसका पता लगाना पुलिस का काम है, मगर अभी तक पुलिस इस हवाले से पेशरफ नहीं कर पाई है। और सिर्फ यही नहीं, iMessage के ज़रिए ही मीर रज़ा अली को लोकेशन भी भेजी गई थी और मीर रज़ा अली के मोबाइल पर एप्पल मैप्स पर उस लोकेशन का लिंक भी खोला गया था। यानी पुलिस का काम है कि इस बात का सुराग लगा है कि मीर रज़ा अली iMessage पर किससे बात कर रहे थे और कौन उन्हें लोकेशन भेज रहा था जो खोली भी गई थी। कौन था कि जिससे मीर रज़ा अली आखिरी वक्त तक राब्ते में थे। सिर्फ यही नहीं, 28 जुलाई को मीर रज़ा अली की मौत के बाद 31 जुलाई को उनका iCloud अकाउंट भी एक्सेस किया गया था और ये बात उनकी फैमिली के वकील जिब्रान नासिर ने हमारे 13 अगस्त के प्रोग्राम में बताई थी। और मीर रज़ा अली के वालिद ने यह बात भी कंफर्म की थी कि फैमिली में किसी के पास मीर रज़ा अली का पासवर्ड नहीं था। खुद पुलिस की तफ्तीश में बढ़ती गई इब्तिदाई नाअहलियों की वजह से नई तफ्तीशी टीम को मुश्किलात का सामना है, मगर नई टीम पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अब सारी उम्मीद मीर रज़ा अली की स्मार्ट वॉच और मोबाइल फ़ोन से है, जो फॉरेंसिक के लिए लाहौर में पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में भेज दिए गए हैं। मीर रज़ा अली की फैमिली पहले ही कह चुकी है कि पुलिस आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को ख़त लिखे और डेटा महफूज करने की दरख्वास्त करे। मेटा को भी ख़त लिखकर मीर रज़ा अली के सोशल मीडिया अकाउंट्स का डेटा महफूज करने की दरख्वास्त करे, वरना 27 अगस्त तक सब डिलीट हो जाएगा। इसलिए एप्पल और मेटा को दरख्वास्त भेजने के लिए पुलिस अदालत से वारंट ले, मगर हमारी इतला के मुताबिक अभी तक पुलिस ने ऐसा नहीं किया है। तो फिर सवाल यह है कि अगर पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी मीर रज़ा अली का मोबाइल अनलॉक नहीं कर पाई तो कैसे मालूमात का पता चलेगा। मीर रज़ा अली का मोबाइल खोलने की पहले ही इतनी बार अटेम्प्ट्स की जा चुकी हैं कि उनका आईफोन अनअवेलेबल हो चुका है और उसे खोलने के लिए कानूनी तौर पर एप्पल को लिखना होगा। फिर मीर रज़ा अली की स्मार्ट वॉच के मामले में भी पुलिस ने इब्तिदाई तौर पर संगीन गफलत बरती। पहली तफ्तीशी टीम ने 1 हफ्ते तक स्मार्ट वॉच अपने पास रखी, उसका मवाद मीडिया को लीक किया जाता रहा, लेकिन स्मार्ट वॉच को फॉरेंसिक के लिए नहीं भेजा गया। इसी तरह पुलिस को अभी तक पिस्तौल नहीं मिला। साथ ही कई दिन बाद जिस गोली के खोल के बारे में दावा किया गया था कि ये जाए वक़ुआ से मिला है, वो भी पुलिस की तफ्तीश पर ही सवालात खड़े कर रहा है और तफ्तीश में कोई मदद नहीं मिल रही है। उस खोल की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी सामने नहीं आई है और ना ही कोई सुराग मिलने का इम्कान सामने आया है। इसके अलावा पुलिस ने ना तो क्राइम सीन को वक्त पर अच्छी तरह महफूज किया और ना ही बर वक्त जियो फेंसिंग की। सिर्फ यही नहीं,
मीर रजाली केस में पुलिस का क्राइम सीन यूनिट पहले दिन जाए वक़ुआ पर पहुंचा ही नहीं था। इस हवाले से जियो न्यूज़ ने मुकम्मल तफसीलात हासिल कर ली। नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक की तफ्तीशी ज़राए से खबर के मुताबिक मीर रजाली की लाश की इतला 29 जुलाई को दोपहर 12:36 पर मिली थी। फिर लाश 1:45 तक जाए वक़ुआ पर ही मौजूद रही और दोपहर 2 बजे से पहले रेस्क्यू अहलकारों ने लाश को जिना अस्पताल रवाना किया, जबकि क्राइम सीन यूनिट की टीम लाश मिलने के दिन जाए वक़ुआ पर पहुंची ही नहीं थी। तफ्तीशी ज़राए ने मजीद बताया कि क्राइम सीन यूनिट को लाश की इतला 3:11 पर सोशल मीडिया से मिली थी। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक क्राइम सीन यूनिट को जाए वक़ुआ पर आने से मना किया गया था। ताहम लाश मिलने के 15 मिनट बाद तलाश डिवाइस के अहलकारों को इतला दी गई थी, लेकिन वो भी वहां नहीं पहुंचे। फिर क्राइम सीन यूनिट की टीम अगले दिन जाए वक़ुआ पर पहुंची। इसके बाद से क्राइम सीन यूनिट की टीम 5 दफ़ा जाए वक़ुआ का दौरा कर चुकी है। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक लाश की इतला मिलने से पहले पुलिस को गुलिस्तान जौहर में डकैती की इतला मिली थी। पुलिस को लाश मिलने के मकाम के बजाय गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में डकैती की जगह पर रहने की हिदायत दी गई थी काशिफ मुश्ताक के मुताबिक, और इस तरह इलाके की पुलिस को लाश मिलने की जगह पर ना पहुंचने की वजह से भी शवाहिद ज़ाया हो गए। मीर रजाली केस में तहकीकाती टीम गफलत की वजह से कई अहम शवाहिद ज़ाया होने या हाथ ना लगने के खदशात बरकरार हैं। ताहम नई तहकीकाती टीम की तफ्तीश अभी जारी है। नई तहकीकाती टीम में 2 मजीद पुलिस अफसरान को भी शामिल कर लिया गया है, जिसके बाद तहकीकाती टीम के अराकीन की तादाद 9 हो गई है। नए अराकीन में DSP हनीफ और SHO शाह लतीफ़ थाना इंस्पेक्टर गुलाम नबी आफरीदी शामिल हैं, मगर मीर रजाली की फैमिली ने इंस्पेक्टर गुलाम नबी आफरीदी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए तहकीकाती टीम में उनकी शमूलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। मीर रजाली केस की तहकीकात में मजीद क्या पेशरफ्त हुई, ये बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, बहुत शुक्रिया, आज आप मजीद तफसीलात सामने लाए हैं। जो इब्तिदाई तफ्तीशी टीम थी उसकी तो गफलतें सामने आती ही हैं, मगर क्राइम सीन यूनिट पहुंचा नहीं, अगले दिन तक नहीं पहुंचा, पुलिस का राब्ता, आपस में मसला, ये सारे मामले थे। कोई सिरा ढूंढ पाई है? आपके ज़राए क्या बता रहे हैं, नई तहकीकाती टीम, या कुछ नहीं पता चल रहा है उन्हें? बहुत शुक्रिया शाहजेब। नई तहकीकाती टीम के बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, आज भी हुई, गुज़िश्ता रोज भी हुई, और उनके पास किसी के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं है कि कोई पेशरफ्त हुई। जब हम उनसे पूछते हैं कि कोई पेशरफ्त हुई तो वो कहते हैं अभी तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंची। ना सिर्फ गोली के खोल मिलने से लेकर, जब पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा था कि दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी सामने तो उसके बाद हम इस केस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के तहत आगे लेके जाएंगे। अब पुलिस के यही अफसरान कह रहे हैं कि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी इसमें शामिल किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा, करना चाहिए भी है। लेकिन इसके बावजूद जो लोग बयानात लिए जा रहे थे, जिनको इस केस में हिरासत में लिया गया था, क्या उनके बयानात से कोई चीज सामने आई? क्या जाए वक़ुआ से कोई चीज सामने आई? तो इन्वेस्टिगेशन टीम के तमाम तर लोग ही जो हमारे जराए हैं वो ये बताते हैं कि अब तक किसी चीज पे कोई काम जो है वो नहीं सामने आया है। अब जो एप्पल वॉच या फिर मोबाइल फोन है उसके डेटा की बात की जा रही है, लेकिन उसका भी डेटा आएगा नहीं आएगा ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। फिर पुलिस की जानिब से साथ साथ ये भी दावा कर दिया गया कि जो एक मशकूक CCTV फुटेज सामने आई जिसमें एक गाड़ी जो है वो गुजरती है और गेस्ट हाउस के बाहर भी नजर आ रही है, उसमें 4 अफराद सवार थे जो CCTV फुटेज में नजर आए। उस गाड़ी में जो 4 अफराद सवार थे उनको हिरासत में ले लिया गया है, उनके बयानात ले लिए गए, लेकिन गाड़ी जो है वो अभी उसकी ऑनरशिप पता चल गई, लेकिन गाड़ी का कुछ पता नहीं चल सका है। फिर जो खोल है उसका कुछ पता नहीं चल सका है। आपको बताऊं कि पुलिस ने बड़ी शॉर्ट शोर कहा था कि जो कचरा चुनने वाला इसमें एक शख्स नजर आ रहा है, ऐन मुमकिन है कि जो वेपन है वो शख्स लेकर गया है। उस मशकूक शख्स की वजह से मजीद 100 अफराद के करीब जो इलाकाई पुलिस है उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि हमने उन्हें हिरासत में लिया, उनसे पूछगछ की। जो कचरा चुनने वालों के बिल्कुल एक करीबी लोग हैं उनसे भी राब्ता किया, लेकिन इस हवाले से उनके बयानात भी जो है वो कुछ इस तरह के नहीं सामने आए कि जिससे वेपन रिकवर हो सके। पुलिस की जानिब से शॉर्ट शोर ये दावा कर दिया गया था कि ये केस काफी हद तक हल कर लिया गया है, लेकिन वो भी सामने नहीं आया। फिर पुलिस की जानिब से ये कहा जाता रहा कि जो गेस्ट हाउस है उसकी डिटेल हासिल कर ली गई है। अब मेरे जराए ये बताते हैं कि गुज़िश्ता रोज गेस्ट हाउस की ना सिर्फ डिटेल हासिल की गई है, बल्कि ये चीज भी सामने आई है कि गेस्ट हाउस एक थर्ड पर्सन जो पार्टी है उसके थ्रू जो है वो ये रेंट आउट किया गया था, तो जो कि खुद एक मशकूक है। जो होटल आई एक ID होती है वो इसमें यूज नहीं की गई। क्लिफ्टन ब्लॉक 2 के अंदर इसका बाकायदा एक ऑफिस है जहां से इस गेस्ट हाउस को रजिस्टर कराना था, वो नहीं करवाया गया था। तो ये तमाम तर चीजें अगर नहीं करवाई गई थी, फिर इसी थाने से, जिस थाने को पहले जाने से यहाँ रोका गया, उस थाने में उसका एक एग्रीमेंट जो सेल डीड होता है वो जमा होता है और उसके बाद उसकी तमाम तर वेरिफिकेशन हो जाती है। तो वो वेरिफिकेशन कैसे हुई? फिर क्राइम सीन यूनिट को पहले दिन क्यों रोका गया? उसके बाद शवाहिद क्यों नहीं छुपाए गए और शवाहिद क्यों नहीं जो है उसको रिजर्व किया गया?
तो ये तमाम तर वो सवाल हैं। इन सवालों को जब हम इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने रख रहे हैं, जो कि 9 रुकनी इन्वेस्टिगेशन टीम है, उनमें से किसी भी शख्स के पास इसका कोई जवाब अब तक नहीं नजर आता। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि आया कोई ऐसा क्लू मिला जिससे 10% भी इस केस को हल होते हुए नजर आए, तो मुझे बिल्कुल इसका क्लियर जवाब ये मिला कि 0% अब तक हम खड़े हुए हैं और अब तक हमें कोई भी तफ्तीश में कोई ऐसी पेशरफ सामने नहीं आई है जिसको हम मजीद डिक्लेयर कर सकें। आज भी मेरी बड़ी सीनियर अफसर से काफी डिटेल बात हुई इस टॉपिक के ऊपर, तो उनकी जानिब से कहा गया कि हम तो दोनों पोस्टमार्टम को जो है मशकूक समझ रहे हैं और अब हम ये चीज सोच रहे हैं कि हमें जो है वो मोबाइल फोन और जो इसकी स्मार्ट वॉच है उसका डेटा आ जाए। तो ये चीजें तो सामने आती रहेंगी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या करी, बहुत बड़ा सवालिया निशान है, चूंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम मुतादिद बार अब तो स्पॉट पर जा चुकी है, ना सिर्फ स्पॉट पर बल्कि 500 मीटर के एरिया को भी कवर कर चुकी है। तो उसमें से कोई ऐसे शवाहिद मिले, कोई ऐसी सीसीटीवी मिली, पुलिस की जानिब से ये भी दावा किया जा रहा है कि 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली गई है। फैमिली की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि सीसीटीवी जो है वो तोड़ मरोड़ कर या फिर उनको छोटा करके जो है वो दिखाया जा रहा है, उनको क्रॉप किया जा रहा है। लेकिन पुलिस की जानिब से दावा किया जा रहा है कि वो इसी तरह की सीसीटीवी ये उनमें आधी चीजें नजर आ रही है और आधी नहीं आ रही है, जो कि मामले को मजीद मशकूक करती हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि जाए वक़्वा के फौरन बाद पुलिस की टीम वहां क्यों नहीं पहुंची थी। तो उसमें जब हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला कि ब्लॉक 7 में एक डकैती हुई थी, पुलिस की टीम वहां रवाना हो गई तो स्पॉट पर नहीं जा सकी थी। ये क्यों रवाना हुई थी, उसे वहां क्यों रोका गया था? देखिए, एक इन्वेस्टिगेशन तो मीर रजा के कत्ल के हवाले से हो रही है, जो कि इन्वेस्टिगेशन टीम कर भी रही है और इस पे मेहनत भी कर रही है। लेकिन एक इन्वेस्टिगेशन इस चीज पर भी बनती है कि आया इस मामलात को क्यों आया जा रहा था, चीजों को डाइवर्ट किया जा रहा था या क्यों हर चीज को रोका जा रहा था। क्राइम सीन यूनिट की टीम से लेकर अब तक की जो भी तफ्तीश है उसमें चाहे इसकी स्मार्ट वॉच क्यों ना हो, जो इससे पहले तहकीकाती टीम थी, उस टीम ने इस स्मार्ट वॉच को फॉरेंसिक के लिए क्यों नहीं भिजवाया था। फिर दूसरी इन्वेस्टिगेशन टीम बनी, उससे हवाले की गई, फिर NCCI का मामला आ गया। तो ये तमाम तरह ऐसे सवाल हैं जिनका किसी का भी जवाब अब तक इन्वेस्टिगेशन टीम के पास नहीं है। बहुत अहम सवाल, कोई क्लू नहीं नजर आता कि इन्वेस्टिगेशन टीम के पास हो। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। लाहौर के टाउनशिप पुलिस स्टेशन में 2 खवातीन की दौरान हिरासत पुरअसरार मौत का मामला अब भी कई सवालात में घिरा हुआ है। दोनों खवातीन की मौत को 13 दिन हो गए। आमना और अनमोल 2 नौजवान खवातीन जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया, मगर कुछ ही देर बाद पुलिस की कस्टडी में उनकी मौत हो गई और एक साथ हो गई। यही इस केस का सबसे अहम और बुनियादी सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों खवातीन जो मौत से कुछ देर पहले तक बज़ाहिर सेहतमंद वो ठीक नज़र आ रही थीं, वो अचानक बेहोश हो गईं और उनकी एक साथ मौत हो गई। हमने गुज़िश्ता हफ्ते भी इस हवाले से सवाल उठाए थे और लाहौर पुलिस हुक्काम को प्रोग्राम में आने की दावत दी थी और आज भी दावत दी, मगर उनका कहना है कि हतमी हक़ाइक़ सामने आने के बाद ही वो इस हवाले से बात करेंगे। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इस हवाले से सवालात उठाते हुए अपनी सिफारिशात सामने रखी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तमाम तहकीकात और मुशाहिदात को मजमूई तौर पर देखा जाए तो इस बात पर संजीदा शुबहात पैदा होते हैं कि आया सरकारी मौक़िफ़ हालात की मुकम्मल और दुरुस्त तस्वीर पेश करता है या नहीं करता। बज़ाहिर 2 सेहतमंद नौजवान खवातीन का पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले किए जाने के बाद कुछ ही देर बाद तकरीबन एक ही वक्त में बेहोश हो जाना और फिर उनकी मौत हो जाना, फैमिली का लाशों पर चोटों का बयान और इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट में किसी भी तशद्दुद के निशान ना होने की बात में वाज़े तज़ाद नज़र आता है। दोनों खवातीन की अलग अलग पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में तकरीबन एक जैसी अलामात का सामने आना और सुबह सवेरे तदफीन के मौके पर पुलिस की गैर मामूली भारी नफरी की मौजूदगी होना, ये सब ऐसे अवामिल हैं जिनकी वजाहत नहीं की जा सकी है। HRCP के मुताबिक ये महज अलग अलग बेज़ाब्तियाँ नहीं हैं, बल्कि गिरफ्तारी से लेकर हिरासत, मौत और तदफीन तक केस के तकरीबन हर मरहले में एक ही तरह के सवालात और तज़ादात नज़र आते हैं। ये सूरत हाल ऐसे रद्द-ए-अमल का तकाजा करती है जो अब तक इख्तियार किए गए तरीक़ाकार से ज़्यादा मौसर और जामे हो। HRCP ने दौरान हिरासत 2 खवातीन की पुरअसरार मौत पर अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में चंद सिफारिशात भी पेश की हैं, जिनके मुताबिक टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट 2022 इस सूरत में इस मामले पर लागू हो जाता है कि जब आमना और अनमोल की पुलिस हिरासत में होने वाली मौत से मुताल्लिक इस रिपोर्ट में जाहिर किए गए खदशात दुरुस्त साबित हों। पंजाब हुकूमत को चाहिए कि आमना और अनमोल की गिरफ्तारी, हिरासत और मौत के हालात की तहकीकात के लिए लाहौर हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जज की सरबराही में एक जुडिशल ट्रिब्यूनल तश्कील दे। उस ट्रिब्यूनल को सिविल अदालत के मुकम्मल इख्तियारात हासिल होने चाहिए ताकि वो तमाम गवाहों को तलब कर सके, उनसे पूछगछ कर सके, जिसमें हर ओहदे के पुलिस अफसरान भी शामिल हों और ज़रूरी दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे सके।
साथ ही ट्रिब्यूनल की मुकम्मल रिपोर्ट मुकर्ररा मुद्दत में अवाम के सामने आनी चाहिए। HRCP ने यह सिफारिश भी की है कि जुडिशल ट्रिब्यूनल अपनी तहकीकात के दौरान आमना और अनमोल की कब्र कुशाई का हुक्म दे। इसके बाद उनका मुआयना ऐसे आज़ाद और गैर जानिबदार तिब्बी और फॉरेंसिक माहिरीन से करवाया जाए जो पुलिस या इस केस से वाबस्ता किसी भी इदारे का हिस्सा ना हो। इसमें हिस्टोपैथोलॉजिकल और टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट भी शामिल हों ताकि मौत की काबिल एतमाद और हतमी वजह मालूम की जा सके। ख़वातीन के पुलिस की हिरासत में गुजारे गए पूरे वक्त की मुकम्मल और बग़ैर एडिट की हुई CCTV फुटेज भी महफूज की जाए। उसमें थाने पहुंचने से लेकर उनके बेहोश होने तक का पूरा रिकॉर्ड शामिल होना चाहिए। ये मुकम्मल फुटेज जुडिशल ट्रिब्यूनल के सामने पेश की जाए। साथ ही ये भी वजाहत की जाए कि CCTV फुटेज की जुज़वी फुटेज मीडिया तक कैसे पहुंची और उसे किसने जारी किया। जुडिशल ट्रिब्यूनल को चाहिए कि 4 अगस्त को पेश आने वाले वाक़यात के बारे में पुलिस की बताई हुई टाइमलाइन की आज़ादाना तौर पर तस्दीक करे। इस मकसद के लिए कॉल रिकॉर्ड, हिरासत के रजिस्टर, रेस्क्यू 1122 का रिकॉर्ड और दीगर दस्तियाब दस्तावेज़ात का जायज़ा लिया जाए। सिर्फ पुलिस की जानिब से पेश की गई टाइमलाइन पर इन्हिसार न किया जाए। फैमिली को मजीद किसी भी किस्म की धमकी, दबाव या मुकदमात में नामजद करने के खतरे से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इसके अलावा फैमिली को कानूनी मुआवनत भी फराहम की जाए ताकि वो जुडिशल ट्रिब्यूनल की कार्रवाई में मौसर और भरपूर अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश कर सके। HRCP ने यह सिफारिश भी की है कि हुकूमत को पुलिस की हिरासत में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के मौजूदा इक़दामात का जायज़ा लेकर उन्हें मज़ीद मौसर बनाना चाहिए, जिनमें हर वक्त ख़वातीन पुलिस अफसरान की लाजमी मौजूदगी, ख़वातीन की गिरफ्तारी, हिरासत और तफ्तीश से मुताल्लिक कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की मुतल्लिक़ा शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद और पूछगछ की वीडियो रिकॉर्डिंग शामिल होनी चाहिए और उनमें बाद में किसी किस्म की तब्दीली ना की जा सके। साथ ही ये भी वाज़ेह होना चाहिए कि इन हिफाजती इक़दामात की खिलाफवर्जी की सूरत में किस इदारे और किस अफसर की जिम्मेदारी होगी। इस पूरे मामले पर पंजाब पुलिस के किरदार पर संगीन सवालात उठ रहे हैं और अब मौत की हतमी वजह जानने के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी गैर यकीनी की सूरत हाल ने खित्ते के तमाम ममालिक को अपनी इलाकाई और सिक्योरिटी पॉलिसियों के साथ साथ दीगर ममालिक से ताल्लुकात का भी असर नौ जायज़ा लेने पर मजबूर कर दिया है और साथ ही ईरान के हवाले से अमेरिका की गैर वाज़ेह एग्जिट स्ट्रेटजी के बाइस उसके खलीजी इत्तेहादियों की फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ती जा रही है। एक तरफ हाल ही में पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाले मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को खित्ते के मुस्तकबिल के हवाले से एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है और अमेरिका ने भी इस मुआहदे को अहम पेशरफ्त करार दिया है। मगर दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप खित्ते के हवाले से अब भी हैरानकुन और गैर मुतवक्के बयानात दे रहे हैं और अब उन्होंने ओमान को भी सख्त वार्निंग दे दी है। इसके अलावा अमरीकी मीडिया ने पहले रिपोर्ट किया था कि ट्रंप इंतजामिया ने मई में ईरान की पासदारान इनकलाब से बराह रास्त बैक चैनल रब्ता किया था। ताहम अब सदर ट्रंप ने खुद तस्दीक कर दी है कि पासदारान इनकलाब के साथ उनकी बैक चैनल बातचीत अब भी जारी है। ऐसे में गजा में अमन मंसूबे के तहत हमास की जानिब से गैर मुसल्लह होने पर आमादगी के बावजूद इसराइल की हरदर्मी बरकरार है और गजा में इसराइली हमलों में भी इजाफा हो गया है, जिसके बाद ट्रंप इंतजामिया भी मुतहरिक हो गई है और इस मामले पर अहम मुलाकातें और सिफारती राब्ते जारी हैं। और आज ट्रंप ने भी कहा है कि इसराइल को गजा में हमले नहीं करने चाहिए। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक आज सदर ट्रंप ने उनके नुमाइंदे से बात करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि पासदारान इनकलाब के साथ अन मुज़ाकरात के लिए बैक चैनल राब्ता मौजूद है। ट्रंप ने फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि ईरान को सरेंडर का सफ़ेद परचम लहरा देना चाहिए। ट्रंप ने मुआहदे से मुताल्लिक कहा कि इस हवाले से मेरा कोई मुकर्ररा वक्त नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। इस दौरान ट्रंप ने तस्दीक की कि अमरीकी हुक्काम खुफिया राब्ते के ज़रिए पासदारान इनकलाब के ओहदेदारान से बराह रास्त बात कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि वो पोकर के अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन वो एक एक करके मर रहे हैं। इस दौरान ट्रंप ने ईरान से मुताल्लिक मुज़ाकरात में खलीजी मुल्क ओमान के किरदार के बारे में पूछे जाने पर ओमान को एक गैर मामूली वार्निंग भी दे दी। इस हवाले से ट्रंप ने सख्त अल्फाज में कहा कि अगर ओमान रास्ते में रुकावट बना तो हम उसे बुरी तरह बमबारी का निशाना बनाएंगे। इसके बाद सदर ट्रंप ने इसराइल और वहाँ होने वाले इंतखाबात पर कहा कि मेरे ख्याल में मेरे लिए इसराइली इंतखाबात से दूर रहना ज़्यादा मुनासिब है, लेकिन मैं किसी उम्मीदवार को इंडोर्स भी कर सकता हूँ। ट्रंप ने यह भी कहा कि इसराइल को गजा में हमले नहीं करने चाहिए। ट्रंप ने कहा कि हमास के साथ हमारे अपने ताल्लुकात हैं और वो अपने हथियार छोड़ रहे हैं। इसराइल की जानिब से हमास पर एतमाद करने से इनकार के बावजूद ट्रंप ने कहा कि वो हमास को गैर मुसल्लह करने और इसराइल के साथ मिलकर अमन कायम करने की कोशिश कर सकते हैं। वह हमास की जानिब से गैर मुसल्लह होने के मुतालबे पर इत्तफाक के बाद इसराइल ने गजा से मुतालिक सदर ट्रंप के 15 निकाती अमन मंसूबे के तहत गजा से अपनी फोर्सेस के इनखला के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया था। इसके बाद इसराइली फोर्सेस ने गजा में फ़िज़ाई हमले भी किए।
अब इस मंसूबे को तश्कील देने में अहम किरदार अदा करने वाले ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे और दामाद जेरेड कुशनर ने इस मुआहदे को बरकरार रखने और आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। इसी सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ जेरेड कुशनर ने मिस्र में मिस्री, तुर्क और कतरी सालिसों की मौजूदगी में हमास के नए सरबराह खलील हैया से अहम मुलाकात की, जबकि आज इसराइल में उनकी इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से भी तवील मुलाकात हुई है। और CNN ने इस मुलाकात के हवाले से इसराइली सोर्सेज का हवाला देते हुए लिखा है कि 4 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली मुलाकात में जेरेड कुशनर ने नेतन्याहू पर जोर दिया कि वो ट्रंप की हिमायत याफ्ता गजा जंग बंदी के मंसूबे पर आगे बढ़ें और रुकावटें पैदा ना करें। CNN के मुताबिक दाएं बाजू के वोटर्स की हिमायत और इंतखाबात से मुताल्लिक सर्वे में पीछे होने की वजह से नेतन्याहू इंतखाबात से पहले गजा के मामले पर रियायत देने से गुरेज कर रहे हैं। इस बुरी सूरत हाल में सदर ट्रंप की मशरिक़ वस्ता से मुताल्लिक पॉलिसी भी खित्ते के ममालिक की फ्रस्ट्रेशन में इजाफे का बाइस बन रही है। आज ओमान को ईरान के साथ मुज़ाकरात में रुकावट बनने पर धमकी देने से पहले सदर ट्रंप ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे को एक अहम पेशरफ करार दिया था। कल अमरीकी सदर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यह देखकर बहुत खुशी हुई कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने बिलाखिर हाल ही में मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। ये मुआहदा जाहिर करता है कि कैसे मशरिक़ वस्ता मुत्तहिद हो रहा है और कैसे ये ममालिक आखिरकार ज़्यादा मौसर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। ट्रंप ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के इस मुश्तरका मुआहदे से मुतालिक मज़ीद लिखा कि तीनों ममालिक की अजीम क़यादत को मुबारकबाद। ये एक बड़ा जुरतमंदाना और अहम पहला कदम है, लेकिन अहम बात यह है कि ट्रंप का ये बयान तीनों ममालिक के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत के तकरीबन 10 रोज़ बाद सामने आया। ऐसे में अब ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि खलीजी ममालिक की अमरीका से मुतालिक फ्रस्ट्रेशन मुसलसल बढ़ती जा रही है। इस हवाले से अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि अरब और मगरबी हुक्काम के मुताबिक खलीजी खित्ते में अमरीका के हवाले से फ्रस्ट्रेशन मुसलसल बढ़ रही है, जहां अमरीकी इत्तेहादियों को अब पहले से ज़्यादा तशवीश है कि सदर ट्रंप ईरान के साथ अमन के लिए ज़रूरी सिफारतकारी को संभालने में नाकाम हो रहे हैं। हालिया हफ्तों में ट्रंप ने कई बार ईरान के खिलाफ धमकियां दी, लेकिन फिर मुज़ाकरात में पेशरफ्त का हवाला देते हुए उन धमकियों से पीछे हट गए। 3 हुक्काम और एक साबिक अमरीकी सिफारतकार के मुताबिक सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन की हुकूमतें मुत्तफ़िक़ा तौर पर ट्रंप इंतज़ामिया से नाराज़ हैं और बाज़ ममालिक में अपनी सरजमीन पर बड़े अमरीकी फ़ौजी अड्डों की मेज़बानी जारी रखने की अफादियत पर भी बहस शुरू हो गई है। खलीजी खित्ते के एक ओहदेदार ने कहा कि ट्रंप ने यह जंग शुरू की और इसकी कीमत अब हम अदा कर रहे हैं। इस खलीजी ओहदेदार के मुताबिक अमरीका पर गुस्सा इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर है। ताहम खलीजी ममालिक अब भी अमरीका को एक करीबी सिक्योरिटी पार्टनर और असलहे के बड़े सप्लायर के तौर पर देखते हैं, जबकि कतर और बहरीन बड़े अमरीकी फ़ौजी अड्डों की मेज़बानी करते हैं। लेकिन बढ़ती हुई फ्रस्ट्रेशन कुछ ममालिक को नए इंतजामात पर गौर करने पर मजबूर कर रही है और तज्ज़ियाकारों का कहना है कि मुस्तक़बिल करीब में इन हालात से खित्ते की सूरत हाल में कोई बड़ी तब्दीली मुतवक्के नहीं है। ताहम बाज़ ममालिक ने अपने दीगर ऑप्शन तलाश करना शुरू कर दिए हैं। एक सीनियर यूरोपीय ओहदेदार के मुताबिक सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहदा अमरीका के लिए एक इशारा था। उस यूरोपीय ओहदेदार ने मजीद कहा कि 3 ताकतवर सुन्नी ममालिक का यह मुआहदा जाहिर करता है कि वो अपनी सिक्योरिटी और दिफाई शराकतदारी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। खलीजी ममालिक से बाकायदगी से राब्ते में रहने वाले इन ओहदेदारों के मुताबिक अब खलीजी ममालिक के जहन में अमरीका काफ़ी नहीं है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि यूरेशिया ग्रुप में मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका के शोबे के डायरेक्टर फिराज मकसद के मुताबिक खलीजी रियासतों में जंग के शुरू ही से फ्रस्ट्रेशन मौजूद रही है और खलीज फ़ार्स में अमरीकी इत्तेहादी अब महसूस करते हैं कि वो गैर ज़रूरी तौर पर ऐसी जंग में उलझ गए हैं जिसे ख़त्म करने में अब खुद ट्रंप को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खलीजी क़यादत से वसी रवाबित रखने वाले फिराज मकसद का मज़ीद कहना है कि खित्ते में ट्रंप की ईरान पॉलिसी को अक्सर गैर मुस्तकिल और अनप्रिडिक्टेबल करार दिया जाता है। वाशिंगटन में अरब गल्फ स्टेट्स इंस्टीट्यूट की फेलो एना जैकब्स का कहना है कि जंग शुरू होने के बाद से अमेरिका पर एतमाद में कमी आई है और अमेरिकी इत्तेहादी अब समझते हैं कि खित्ते में अमेरिका का तर्ज अमल उन्हें ज़्यादा महफूज बनाने के बजाय उन्हें कम महफूज बना रहा है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि खलीजी रहनुमाओं के दरमियान जंग के हवाले से रवैयों में तब्दीली आई है। ओमान ने शुरू ही से इस तनाज़े की मुखालफत की है, लेकिन सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और बहरीन ने बाज़ औक़ात इसकी हिमायत की है। जबकि सीनियर यूरोपीय ओहदेदार के मुताबिक मैं ये नहीं कहना चाहता कि खलीजी ममालिक ईरान के खिलाफ जंग के हिमायती थे, लेकिन सच ये है कि वो मुकम्मल तौर पर जंग के खिलाफ भी नहीं थे और सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात में ये सोच थी कि एक फौरी और फैसला कुन फतह उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। यूरोपीय ओहदेदार ने मज़ीद कहा कि अप्रैल में ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के पहले दौर से पहले ये सोच तब्दील होना शुरू हो गई, जब ये वाज़ेह हो गया कि ना सिर्फ ईरानी हुकूमत ख़त्म नहीं होगी बल्कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ भी दोबारा नहीं खोलेगा। कुवैत यूनिवर्सिटी में तारीख़ के असिस्टेंट प्रोफेसर बदर अल सैफ का इस हवाले से कहना है कि जंग शुरू होने के बाद के महीनों में ट्रंप की गैर मुस्तकिल पॉलिसी ने खलीजी ममालिक को तशवीश में मुब्तला कर दिया है
ओबामा और ट्रंप दोनों के दौर में कुवैत और इराक में अमरीकी सफ़ीर रहने वाले डगलस सुलेमान के मुताबिक खित्ते के अपने हालिया दौरे के दौरान उन्होंने अमरीका के बारे में फ्रस्ट्रेशन महसूस की। ताहम हालिया हफ्तों में उन्हें ईरान के खिलाफ बढ़ता हुआ गुस्सा भी सुनने को मिल रहा है। आज के प्रोग्राम में इतना ही दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।